वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 124। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल और थायराइड। बताइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनाव करना है आपको। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, करेक्ट है। पिनियल भी मस्तिष्क में पाई जाती है, थायराइड नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड को एलिमिनेट करके केवल एक और दो। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित हार्मोन्स स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल और हाइपोथैलेमस जो हैं वो मस्तिष्क में उपस्थित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि परिवर्धन की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं? बताइए, इनमें से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स जो हैं वो कायिक कोशिकाओं की वृद्धि, परिवर्धन और क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? वही पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है कायिक ऊतकों की वृद्धि, परिवर्धन और परिधीय अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है एवं उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। बिल्कुल करता है, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उसके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्रावण को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिनियल ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है या पश्चिम मस्तिष्क में? होती तो ब्रेन में ही है। पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। देखिए, बिल्कुल पिनियल ग्रंथि जो होती है वो अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है और मेलेटोनिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो कथन एक सत्य है, दो भी सत्य है। कथन एक सत्य है, पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ यानी ऊपरी भाग में स्थित होती है और पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन की स्रावण करती है। मेलेटोनिन जो है हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने के चक्र और शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेलाटोनिन जो है उपचायक वर्णकता, मासिक चक्र व प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड या फिर ऑक्सीटोसिन? किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। यूपीपीसीएस में 26, 25, 24 तक प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल साइंस के। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। तो थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी विकृतियां उत्पन्न होती हैं? त्वचा असामान्यता, गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि में अवरोध और बच्चों में वामनता या फिर बौनापन या मंद बुद्धि। देखिए, त्वचा असमानता भी होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि में अवरोध भी होता है और बच्चों में वामनता, बौनापन और मंद बुद्धि सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत साल पहले एक विज्ञापन आता था, उसमें कहा जाता था यदि कमला ने आयोडीन नमक
आयोडीन युक्त नमक खाया होता तो उसका बच्चा इस तरह से पैदा नहीं होता। फिर एक बच्चा भी चलता हुआ दिखाते हैं टेढ़ा मेढ़ा सा। तो आयोडीन की कमी के कारण देखिए ये सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो डी है इसका आंसर। तो देखिए हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से अवथायरॉइडता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था के समय अवथायरॉइडता के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि विकृत होती है और इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, बामनता या बोनापन, मंदबुद्धि, त्वचा असमानता तथा मूक बाधिता हो जाती है और वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थाइमस ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन्स का स्रावण करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। देखिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन्स का स्रावण करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, इसके फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे उड़ो या लड़ो या फिर आपातकालीन हार्मोन या फिर फ्लाई और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? इनमें से किसको? एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, सोमैटोस्टेटिन या फिर थायरॉक्सिन। उड़ो और लड़ो या आपातकालीन हार्मोन्स किसको कहा जाता है? एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनलिन। तो देखिए एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन किसी भी प्रकार के दबाव या फिर आपातकालीन स्थिति में अधिक तेज़ी से स्रावित होते हैं। इसी कारण इन्हें आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या उड़ो और लड़ो हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन सक्रियता यानी तेजी, आँखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। तो किसको कहा जाता है? एड्रिनलिन को उड़ो या लड़ो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत पूछते हैं इसको। इंसुलिन अग्नाशय से, पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज में पाई जाती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। देखिए इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण जो है पेनक्रियाज से होता है, अग्नाशय से होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप जो है वो निर्मित होते हैं और उनसे ही निकलता है ये। उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा से निकलता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो हैं अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा कोशिकाएं हैं उनसे निकलता है ग्लूकेगॉन और जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे निकलता है इंसुलिन हार्मोन और जो गामा कोशिकाएं उनसे निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीप जाके पूछेगा कि कौन सी कोशिकाओं से निकलता है। तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन और गामा कोशिकाओं से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। वरना अग्नाशय याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूपों में कार्य करती है? ये पीसीएस में भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यही पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो देखिए अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड और हेक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन होता है वृषण, आमाशय, अंडाशय या फिर लीवर? देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो निकलते हैं अंडाशय से।
अंडाशय कहाँ पर होता है? कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड में। और वृषण से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए, अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करता है, जो हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, पेशियाँ विशेष प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं और मनुष्य के शरीर में 70 से 80% हिस्सा पेशियों का होता है। देखिए, 70 से 80% हिस्सा ज़्यादा नहीं हो गया? कुछ इतना नहीं होता है, 40 तक होता है, तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, कथन एक सत्य है और दूसरा वाला गलत है। पेशियाँ एक विशेष प्रकार की ऊतक होती हैं जिनकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर से होती है और पेशियों के कई विशेष गुण होते हैं, जैसे कि स्थापन हो गया, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति। वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। कितना? 40 से 50% हिस्सा, न कि 70 से 80% हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं? देखिए, ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं तो वो ऐच्छिक पेशियाँ हो गई ना। अब जैसे उंगली है, हिला रहे हो तो हिल रही है, पैर का अंगूठा हिला रहे हो तो हिल रही है, तो इसमें कैसी पेशियाँ? ऐच्छिक पेशियाँ, हमारी इच्छा के अनुसार हिल रही हैं। आँख की पलक। अब हृदय जो पेशी होती है वो तो अनैच्छिक पेशी होती है ना, तो हृदय पेशी अनैच्छिक पेशी है। अंतरंग पेशी भी अनैच्छिक पेशी है। कंकाल पेशी ऐच्छिक है, लेकिन अंतरंग कंकाल एक साथ लिखा तो गलत हो गया। तो 20 का आंसर हो जाएगा। कंकाल पेशियाँ जो हैं वो ऐच्छिक पेशियाँ हैं। तो स्थापन के आधार पर मानव में 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं: कंकाल पेशियाँ, अंतरंग पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। देखिए, कंकाल पेशियाँ शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। चूँकि इन पेशियों की क्रियाओं का ऐच्छिक नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं। अंतरंग और हृदय जो हैं वो अनैच्छिक पेशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मानव शरीर की मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी का फेवरेट है, बैंक में बहुत बार पूछा है। इसका उत्तर क्या है? अधिकतर बच्चे इन दो में ही कंफ्यूज होते हैं। सल्फ्यूरिक को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ऑक्सैलिक भी नहीं है। इसका उत्तर है क्या? लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। तो पेशियों में के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे क्या आ जाता है? थकान आ जाती है, थकान, भ्रांति। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भ्रांति होता है, श्रांति होता है? श्रांति। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 232, 336, 206, 306। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको तीसरी चौथी क्लास से पता होगा। बताइए क्या है इसका आंसर? 206 कितनी होती हैं? अस्थियां और हड्डियां एक ही बात होती हैं, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लेना माइंड में। तो मनुष्य का कंकाल 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। उपास्थि है ये, अपास्थि नहीं, उपास्थि। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।